दो सीट पर बीजेपी की जीत, पर चुनाव दे गया डबल झटका। उपचुनाव के लिए रहेगा खटका, इस फटके पर कांग्रेस का दिल अटका। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही 2 सीटें जीत ली, लेकिन इस चुनाव से उसका टेंशन तो बढ़ गया है। वोटिंग के दौरान बीजेपी को डबल झटका मिला। गुना विधायक गोपीलाल जाटव और रेगांव से विधायक जुगल किशोर बागड़ी के वोट उसके खाते में नहीं जुड़े। वजह जो भी रही हो, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों विधायक नाराज हैं। वैसे उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। पहले प्रेमचंद गुड्डू, फिर बालेंदु शुक्ला और अजब सिंह। अब खबर है कि धार से युवा नेता ध्रुव नारायण सिंह राठौड़ कांग्रेस में चले गए। वे बदनावर में राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव के खिलाफ कांग्रेस के ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। सुर्खी के बड़े नेता सुधीर यादव भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। थोड़ी बहुत मन में कुछ नाराजगी तो रहती है, तो आवश्यक काम था, लेकिन नहीं, अब ये नाराजगी दूर हो गई जो मन में छोटी बहुत नाराजगी थी। आने दीजिए समय, नहीं, क्योंकि क्या गोविंद वो भी हम बता देंगे कि नाराज हैं कि नहीं है। नहीं, लेकिन इसके क्या संकेत माने जाएं आपकी इस नाराजगी से? ना कोई संकेत नहीं। पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनसे मिलने आए थे, स्वाभाविक है। नहीं, तो आगे बड़े लीडरों से बातचीत हुई है आपकी इस मामले में? होती रहेगी, होती है, होती रहेगी। आगे भी चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। 100% चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। 2 वोट पर बीजेपी गंभीरता से मंथन कर रही होगी, लेकिन कांग्रेस इसे क्रॉस वोटिंग मानकर चल रही है और बीजेपी को दलित और आदिवासी विरोधी बताने से भी नहीं चूक रही है। बीजेपी का जो फिगर था 113, उसमें उनको 111 मिले। मतलब 2 भारतीय जनता पार्टी के नाम भी आ रहे हैं, बागड़ी जी और जाटव जी, इन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है और एससी का वोट रिजेक्ट करवा दिया। तो ये तो आदिवासियों के खिलाफ भी है और एससी के खिलाफ भी है, दलितों के खिलाफ भी है। ये भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तत्परता के साथ, पूरे लगन के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। हमारा लक्ष्य, हम 24 की 24 विधानसभा सीटें जीतें। सामने कौन होगा कौन नहीं होगा ये हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता। बीजेपी में बगावत कांग्रेस के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन टीम सिंधिया के बाद से ही उसके कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और ये फहरिस्त कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा लंबी होती जा रही है। बहरहाल राज्यसभा के घटनाक्रम से साफ है, उपचुनाव से पहले दोनों दलों के सामने असंतोष, गुस्सा, नाराजगी, बगावत और भीतरघात जैसे शब्द बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी को डबल झटका, कांग्रेस का दिल अटका। सुधीर यादव जी को आपने देखा, बीजेपी के लीडर और सुर्खी से जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। जब व्यक्ति इस बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करता है तो उसके मायने बहुत होते हैं। जब बीजेपी जैसी पार्टी में बीजेपी का कोई नेता ये कहे कि थोड़ी बहुत नाराजगी तो है, दूर हो जाएगी, देखेंगे, नेताओं के साथ बैठेंगे, तो इसका मतलब है कि वो एक मनोदशा में प्रवेश कर चुका होता है। और ये मनोदशा कुछ इस तरह की होती है कि गुरु अब तो जो हो जाए सो हो जाए। अपन ने तो कह दी, अब बंसल वाले आए थे, बंसल न्यूज़ वाले, अपन ने कह दी उनसे कि थोड़ी बहुत नाराज़गी तो गुरु है। यानी कि आप उस मनोदशा में चले गए हैं, आप उस मेंटालिटी में चले गए हैं कि यार अब इससे बुरा क्या होगा। और यही वो सबसे ख़तरनाक स्टेज है किसी पार्टी के लिए, किसी संगठन के लिए, कि जब उसका वर्कर, उसका कार्यकर्ता इस मनोदशा में चला जाए कि अब कछु होने हैं तो हो जाए यार, हमें परवाह नहीं है, स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता का, जिसने भी बीजेपी के जिन टॉप लीडर्स ने ये बाइट बंसल न्यूज़ की देखी होगी वो समझ गए होंगे, क्योंकि वो बेहद अनुभवी लोग हैं। वो नब्ज़ पर हाथ रख के पूरे शरीर के बारे में स्कैन कर लेते हैं, इस तरह की सलाहियत, काबिलियत भी है उनके पास। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस पूरी जंग में सबसे ज़्यादा दबाव निश्चित तौर पर बीजेपी के ऊपर है, अभियोग उसके ऊपर है, कांग्रेस का भी। और ये भी बात कही जाती है कि सरकार गिराई बीजेपी ने। और दूसरी तरफ कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिससे वो जनता की अदालत में अपनी निर्दोषता को प्रमाणित करने की कोशिश करे। अब कर पाती है कि नहीं ये जनता तय करेगी, और जनता ही सबसे बेस्ट जज है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीते कुछ समय में
ख़ासतौर से राज्यसभा का एक दिन पहले हुआ जो चुनाव है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पर था। बीजेपी को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिंतित होने की और ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर इतनी एहतियात के बाद क्या गड़बड़ी हो गई जो 2 वोट उसके उस दिशा में नहीं जा पाए जहां उन्हें जाना था। आज एक बार इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। और आज महिला दिवस तो नहीं है, लेकिन नारी शक्ति को और शक्ति को प्रणाम करते हुए आज तीनों महिला प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। मैं खटक रहा हूं तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि संतुलन के लिए ज़रूरी है। तो मुलाकात करिए जो हमारे आज के मेहमान हैं। ग्वालियर से हमारे साथ हैं कांग्रेस की युवा नेता और प्रवक्ता रश्मि पवार शर्मा जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। नेहा बग्गा जी हैं भोपाल से, बीजेपी की युवा नेता और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और इंदौर से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक जयश्री पिंगले जी, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जयश्री जी, आज आप ही से आगाज़ हम करते हैं, शुरुआत आप ही से करते हैं। जो सूरत हाल आप देख रही हैं मध्य प्रदेश की राजनीति का, क्या देखती हैं आप? ख़ासतौर से राज्यसभा के जो नतीजे हैं उनमें कोई उलटफेर नहीं है, ना बीजेपी के लिए कोई चिंतित होने की बात है, ना कांग्रेस के लिए बल्लियों उछलने वाली बात है। लेकिन जो भी रिजल्ट है उसमें जो वोटों का समीकरण, खासतौर से 2 वोट का जो बीजेपी के लिए रहा, वो बीजेपी की पेशानी पर बलें तो डाल गया है पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को। और अब उपचुनाव की जंग है, कैसे देखती हैं आप? जी, राज्यसभा के जो नतीजे हैं, जो 2 वोटों का मामला है, मतलब खासतौर पे बीजेपी का 1 वोट जो कि गुना क्षेत्र का है जी, ये हमें बहुत सारे कुछ इंडिकेशंस दे रहा है, बहुत सारी कुछ आने वाले समय का इबारत तो नहीं कहेंगे, लेकिन आने वाले समय के बहुत संकेत है इसमें। क्या इसको ये माना जाए कि सिंधिया जी के आने के बाद बीजेपी में एक अलग किस्म का अनरेस्ट या असंतोष बीजेपी के भीतर है जी, जिसका प्रतिनिधित्व गुना के विधायक ने किया है? तो इस पर खास तौर पे चिंता करने की जरूरत भाजपा को है। देखिए, भाजपा सत्ता में है और हमेशा उपचुनाव जो होते हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ ही जाते हैं, अधिकतर हमने ये देखा है लंबी राजनीति में जी। लेकिन ये वाला जो मामला है, इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि संघ जो है वो पूरी ताकत से लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जब आए थे, उन्होंने जब मीटिंग की, सावेर का जो उनका वीडियो वायरल हुआ था, उसकी भी हम बात करें तो हमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी के अंदर एक खलबली सी है। ये जो नए लोग सिंधिया जी के साथ, यानी पूर्व कांग्रेसी आए हैं, वो किस तरह से एकोमोडेट होंगे बीजेपी में, और बीजेपी का कार्यकर्ता उन्हें कैसे स्वीकार करेगा, इसको लेकर एक जद्दोजहद का समय चल रहा है। और इस दौर से, इस एक्सरसाइज से संघ और बीजेपी को जूझना है। और उसी के साथ यही सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है फिलहाल। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपने दरअसल उस द्वंद्व की तरफ इशारा किया है जो 2 अलग अलग डीएनए संरचना वाले दलों के सम्मिश्रण या संविलियन की एक बात है। उनका जो फ्यूजन है, ये फ्यूजन जितना स्वाभाविक होगा उतना बढ़िया होगा, लेकिन क्या ये होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट 24 उपचुनाव हैं, जिसमें 22 उपचुनाव तो बेहिचक आप कह सकते हैं कि वो दांव पर लगे हैं। और वो ये बताएंगे कि क्या बीजेपी का कार्यकर्ता इतना अनुरागी है कि वो बाहर से आने वालों को अपने दिल में जगह देकर उनका झंडा लेकर चलता है और उनको जीत के दरवाजे तक पहुंचाकर कहता है कि डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, चाहे कोई कांग्रेस से आए या वामपंथी दल से आए, मैं बीजेपी का हूं और उसको बीजेपी का बनाकर विजय द्वार तक पहुंचाकर छोड़ूंगा। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया नेहा जी? मैं देखिए शरद जी, पार्शियली तो मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स से इत्तेफाक रखती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो धड़कने हैं वो धड़कती भी हैं और अटकती भी हैं, पर वो जनता के लिए अटकती हैं और जनता के लिए ही धड़कती भी हैं। राज्यसभा चुनाव की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो आकलन था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी पत्रकार और एक आम जनता भी जो सभी समीकरणों को देख रही थी, वो समझ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें जो हैं वो निश्चित तौर पर आनी हैं और वो आई भी हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्यसभा के जो चुनाव का परिणाम आया है वो कुछ चिंताजनक है।
पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आकलन के साथ आगे बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी गंभीर चिंतन करती है, और जो वोट की आप बात कर रहे हैं कि 1-2 वोट जो इधर उधर हो गए हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर समीक्षा करेगी, और मुझे लगता है समीक्षा की शुरुआत हो गई होगी अगर उसमें कोई चिंता करने वाला विषय पार्टी के नेतृत्व को दिखाई देता होगा तो। पर यह बात तय है कि आज मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी से ये जानना चाहती है और उत्सुक है जानने के लिए कि आपने जो आपका देश का नेतृत्व है, जो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसने तो ये तय कर लिया है कि एक परिवार का व्यक्ति ही अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी परिवार से एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या आपने मध्य प्रदेश में भी एक परिवार को ये ठेका दे दिया है कि उनके पुत्र विधायक होंगे, उनके भाई विधायक होंगे और वो स्वयं सांसद होंगे? मैं बात कर रही हूँ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी की। क्या पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कैडर में एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी ऐसा अनुभवी व्यक्ति या एक भी ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति नहीं है जिसे राज्यसभा की ओर भेजा जाए? हर बार ये कॉपीराइट के तौर पर दिग्विजय सिंह जी का चेहरा सामने आ जाता है और उन्हें ही भेजा जाता है। चलिए, उससे भी कोई चिंता की बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो प्रदेश की जनता करीब से आकलन करती है कि ये जो तिकड़मबाजी का काम दिग्विजय सिंह करते हैं उसके पीछे के कारण क्या है। पर सवाल तब उठता है जब आप एक दलित को बार बार नकारने का काम करते हैं। आप अपने एजेंडे के तहत जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति हैं उनको चलिए क्षमा कीजिएगा नेहा जी, चलिए मैं नेहा जी हम ग्वालियर रुक कर लेते हैं, ग्वालियर रुक कर लेते हैं को देखें जी। या शिवपाल सोलंकी जी को देखें। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि जी, आपके पास पूरा वक्त रहेगा। आपके यहाँ से राज्यसभा में पिछले 4 बार से जी बोलिए जी। पिछले बार से आपने राज्यसभा में किस किस को भेजा? माया सिंह जी को आपने भेजा, झा साहब को आपने भेजा, आपने किस अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भेजा? बात यहाँ पर चल रही है कि आपको समझना होगा। आप बात कर रहे हैं कि जनादेश ने आपको नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को, और जनादेश ने नकार दिया, उसके बाद भी आप अपने सत्ता के दम पर, आपको केंद्र ने इशारा दिया कि आपको सरकार गिरानी है, मतलब आप जनादेश के विपरीत काम कर रहे हैं। तो ये आपकी परिपाटी है। संघ और आपका नेतृत्व किस पे काम कर रहा है? नेहा जी, आप ये समझिए, आपके घर में ही गड़बड़ हो रही है। ये आपने राज्यसभा के चुनाव में देखा। उसके बाद आपने देखा लगातार लोग बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ वापस पलायन कर रहे हैं। चाहे प्रेमचंद गुड्डू जी की बात करें, चाहे हम बालेंद्र शुक्ला जी की बात करें, वो सब लोग वापस आ रहे हैं। उनको पता है कि जनादेश के खिलाफ जो पार्टी काम करती है, सत्ता के मद में चूर होके जो पार्टी काम करती है, उसका हश्र क्या होता है। आज बेशक आप सत्ता में काबिज हैं और आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं पैसों के दम पर, लेकिन आगामी आने वाले उपचुनाव में आपकी जमीन सरक चुकी है, ये आपको समझना होगा। आप जनता को पता चल गया था कि कमलनाथ जी विजन वाले नेता हैं, टेलीविजन वाले नेता नहीं हैं। उनके विजन को देखते हुए जनता को खुश किया उन्होंने। 15 महीने में उनका जो शासन चला वो जनता खुश थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं को वो रास नहीं आ रहा था। केंद्र में आपकी सरकार थी, आपको पसंद नहीं आ रहा था केंद्र की सरकार को कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उसका नतीजा आपकी खुद की मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि उनको हटाने के लिए कहा गया था, यहाँ की सरकार को गिराने के लिए कहा गया था, और हमारे यहाँ विभीषण निकले और हमारे यहाँ के विभीषण चले गए। हम लोग तो चैन की सांस ले रहे हैं। अब आगामी आने वाले उपचुनाव में रश्मि जी, अगर आप अनुमति दें तो एक छोटा सा आगामी आने वाले सबमिशन या प्रश्न मेरा है। चल जाएगा जी। हम लगातार कांग्रेस की तरफ से यही नैरेटिव देख रहे हैं कि सरकार गिराई गई, सरकार गिराने का बीजेपी का बड़ा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 90 के दशक में कांग्रेस की भी इसी तरह की भूमिका रही थी, और सत्ता में दरअसल ये भूमिकाएं रहती हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर आप लोगों का हमला शुरू होता है, जो भी बहुत स्वाभाविक है क्योंकि केंद्र बिंदु रहे वो सरकार गिराने के। लेकिन आपको इन सब के साथ हम ये सवाल बार बार पूछते हैं, और इसलिए पूछते हैं कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है। आपने 2018 का चुनाव लड़ा था किसान कर्ज माफ़ी पर और जनता के एक हितकारी मैनिफेस्टो पर। वो अब विश्वासघात की तरफ चला गया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ चला गया। मैं आऊँगा आपकी तरफ और पूछूंगा कि क्या आप इसी पर चुनाव लड़ेंगे या आपके पिटारे में कुछ होगा। बहरहाल पहले मैं यही सवाल ले चलता हूं जयश्री जी की तरफ। जयश्री जी, ये पहले भी हमने पूछा है और आज भी मेरी उत्सुकता है एक तटस्थ एनालिस्ट के तौर पर आपसे जानने में, क्या आपको लगता है कि विश्वासघात का ये जो कार्ड कांग्रेस का है, जो अपेरेंटली बिल्कुल ठीक है कि 22 लोग उसके चले गए, जो भी उनकी अंदर की अंदरूनी कलह थी वो नहीं संभाल पाए अपना घर कुनबा, आप सब कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, लेकिन क्या ये बड़ा मसला इस चुनाव में बनेगा और कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर आपको लगता है कि उसको 2018 की तरह एक और मैनिफेस्टो इन 24 सीटों के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि 16 सीटें एक ही रीजन की हैं, ग्वालियर चंबल की। जी नहीं, मुझे नहीं लगता विक्टिमाइज कार्ड खेलकर कांग्रेस किस तरह से अपना पूरा नैरेटिव तय कर सकती है इस इलेक्शन का। ऐसा नहीं है। एक मुद्दा ये जरूर होगा कि सहानुभूति वाला कार्ड खेला जा सके, लेकिन इसके अलावा उसको एक जो 15 महीने की इनकी सरकार है उस पर जो काम हुआ है उसकी बात करनी होगी, और कुछ नयापन, क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद जो हालात हैं प्रदेश के, जनता उस तरफ देख रही है, जनता अपनी तकलीफों से जूझ रही है, जनता की मानसिकता भी इलेक्शन की नहीं है जी। जो हम हालात देख रहे हैं उस दौर में। लेकिन फिर भी ये चुनाव है, और ये चुनाव इस किस्म का है कि शायद ये जो मेन चुनाव था 2018 का, उससे बड़ा चुनाव ये हो गया है दोनों ही पार्टियों के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों पार्टियों के लिए चुनाव बहुत अहम है, लेकिन जनता जो है वो अपनी त्रासदी से गुजर रही है। तो इस बीच में जब हम बात करते हैं जनता की नब्ज पे, जो पार्टी बहुत अच्छे से समझती है, हाथ रखती है, उस उतनी ही करीब जनता की जो पार्टी रहती है वो ही एक विक्ट्री की तरफ हमें हमेशा दिखाई दी है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत कुछ अभी अपनी बात कहनी होगी, और जो हालात हैं उन हालातों का एनालिसिस करके उसको एक नया कोई एजेंडा या अपनी नैरेटिव को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी इस बात से इत्तेफाक कर सकता हूं कि ये आपका एक कैटलिस्ट हो सकता है, एक उत्प्रेरक हो सकता है कि आपके साथ सो कॉल्ड विश्वासघात हुआ और आपकी सरकार इसलिए गिरी कि उसमें 22 आप ही के लोग पार्टी छोड़कर चले गए। बहरहाल नेहा जी, आपको इसका जवाब देना होगा, तो इसका एक बड़ा मजबूत जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लोग इससे संतुष्ट नहीं होंगे कि हमने कहाँ गिराई, वो तो अंतरकलह थी। इसका एक मजबूत तोड़ आपको भी तार्किक दृष्टि से देखना होगा, और देखने के साथ जिसकी तरफ जयश्री जी ने इशारा किया है कि पेंडेमिक के बाद, जिसको अब न्यू नॉर्मल जैसे शब्दों की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें अब हमें बहुत सारे जोखिम के साथ सामान्य रूप से चलने की कोशिश करना है, नौकरी की, अर्थव्यवस्था की, बेरोजगारी की, हेल्थ सेक्टर की। आपके पास इन सब के भी मजबूत जवाब होने चाहिए, क्योंकि शिवराज जी उम्मीदों के नेता माने जाते हैं, वो बड़ा एक प्रॉमिसिंग चेहरा रखकर सामने आते हैं। तो आपका मैनिफेस्टो बड़ा 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 बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि मैं जयश्री जी की इस बात से सहमत हूं कि ये आम चुनाव से कम बड़ा चुनाव नहीं है। जी नेहा जी। शरद जी, देखिए, जनता के पास जब जाते हैं तो जनता जो आकलन करती है वो बहुत नजदीकी आकलन होता है, वो आकलन होता है जिसमें वो रोज जीवन अपना जीवन यापन कर रही है। आप देखिए, हम जनता के बीच में जब जाएंगे तो 15 साल की जो ट्रांसफर की सरकार थी, जो लूट की सरकार थी, जिसपे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कांग्रेस को चेताया, सिर्फ वो नहीं, ये वो पार्टी है जिसके खुद मंत्री उमंग सिंघार ने आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह जी पर रेत माफिया होने के, शराब माफिया होने पे। आप लक्ष्मण सिंह जी को उठाकर देख लीजिए, जिनकी नाराजगी अभी 2 दिन पहले भी दिखी राज्यसभा के लिए, जब कमलनाथ जी के बंगले पर मीटिंग चल रही थी, वो पहुंचे और पहुंचकर बिना मीटिंग अटेंड किए चले गए। वोटिंग वाले दिन भी जब इंतजार हो रहा था, सारे विधायक पहुंच रहे थे, तब लक्ष्मण सिंह नहीं पहुंचे। आप याद करिए, उस 15 महीने की सरकार में लक्ष्मण सिंह जी ने बार बार चेताया था और बार बार कहा था कि राहुल गांधी जी को आकर माफी मांगनी चाहिए। जो छल कपट किया, जिस प्रकार से किसानों को ठगने का काम किया, 10 दिन की कर्ज माफी की बात की जिसमें नाकाम रही कमलनाथ सरकार, उस पर खुद इनके विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने समय समय पर सवाल उठाए हैं। लगातार ये कड़ी आगे बढ़ती गई। आप पेंशन देख लीजिए, ये पेंशन नहीं दे पाए वृद्धों को, दिव्यांगों को। आप देख लीजिए, महिलाओं का किस प्रकार से अपमान हुआ, किस प्रकार से जो आंकड़े हैं प्रताड़ना के, उत्पीड़न के बढ़ते चले गए। जी। और
जी भारतीय जनता पार्टी ये 15 महीने के लूट को लेकर जाएगी। जो अच्छी योजनाएं बंद की थी वो भी भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि हमने वापस आकर उसको चालू किया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के कार्यकाल को बताएगी और 15 महीने के बाद के जो 3 महीने के शिवराज जी का कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार से शपथ लेते ही उन्होंने जाकर सबसे पहले शपथ लेने के बाद कोविड को लेकर चिंतन किया, कोविड को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, किस पूरी प्रकार तरीके से फेल है। मध्य प्रदेश में कोविड लगातार बढ़ रहा है। सब पर जो शिवराज जी ने एक्शन लिया है उसको हम श्रमिक सामने रो रहे हैं और ये वो कांग्रेस रोडों की पर मर सरकार रहे है जो हैं। कोविड जैसे पैंडेमिक में भी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही। इनके शीर्ष नेतृत्व कहीं पर भी नजर नहीं आया। न चलिए रश्मि जी की टिप्पणी लेते हैं आपने कुछ सरकार सवालों के साथ। रश्मि जी की टिप्पणी लेते हैं। जी रश्मि जी, सिर्फ और सिर्फ आप उस सवाल पर भी तवज्जो दीजिएगा कि कांग्रेस के पास नया कहने के लिए क्या है। विश्वासघात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के अलावा ये आपके इश्यूज हैं, आपका राइट है, आपका अधिकार है और हम इसको नेचुरल भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास क्या है ये भी, और वो बहुत उस पर दारोमदार बहुत अधिक होगा। जी रश्मि जी देखिए, जी जी पिछले 15 कमलनाथ जी एक विजन वाले नेता हैं जिन्होंने सेंट्रल में भी कई पदों पर काम किया और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। ये हम नहीं, ये जनता कह रही है और लगातार उनकी प्लानिंग थी बराबर काम करने की। आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद पूरे देश में अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। मध्य प्रदेश की भी स्थिति इसी तरह की थी जिसको मोदी जी, बीजेपी की सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से संभाल नहीं पाई है और हमको पिटारा दिखा दिया गया, लेकिन हमें लोन दिया जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली कम कर देना, सबसे महंगी बिजली देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ शिवराज सिंह जी, बिजली की दरें कम कर दीजिए आप। सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो जनता जब परेशान है, रिसेशन का दौर चल रहा है, शिवराज सिंह जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आपने क्या जनता के हित में कोविड में काम किया। आप पिछले 3 महीने से जबरदस्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। आपने क्या जनता के हित में काम किया। हम ये जनता के हित की समस्याएं लेकर, जनता देख रही है कोविड में किस तरीके से जनादेश, जनता तैयार नहीं थी चुनाव के लिए, उसके ऊपर ये चुनाव जबरदस्ती बीजेपी के द्वारा थोपा जा रहा है, उसके पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस समय देश और मध्य प्रदेश पूरी तरीके से एक महामारी से जूझ रहा है जिसकी कोई तैयारी नहीं है। आप देखिए, उदाहरण ही देखिए, राज्यसभा में बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की कुणाल चौधरी जी पीपीई किट पहनकर जाते हैं और उनके यहाँ की देखिए कि आज ही सकलेचा जी का पॉजिटिव निकल आया। तो ये उनके यहाँ के विधायक को इस तरह की चीजें फैला रहे हैं, वो अपने यहाँ के विधायकों को संभालने में फेल हो रहे हैं, उनके घर में ही समस्याएं हो रही हैं। जाटव जी ने गुना में देखिए आपने किस तरीके से असंतुष्ट हैं। आप बात करें सुर्खी की, तो सुर्खी में सुधीर जी पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं और उसकी शुरुआत आपने देख ली। उनकी बॉडी लैंग्वेज अब तो आपने कही, जैसा कि बंसल ने उसको चलाया, हमने बंसल की न्यूज़ देखी, अब सबन को समझ में आई गए होगो कि वो क्या कह रहे हैं। जी। तो हम इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता समझदार है। चलिए रश्मि जी, अच्छा बढ़िया आपने मिमिक करने की कोशिश की बुंदेलखंड को। ये अटेम्प्ट मैं भी करता रहता हूँ बीच बीच में, कोशिश ये रहती है कि थोड़ी सी रोचकता बढ़ जाए, लेकिन जब राजनेता भी इसी ट्रैक पे, आपका सुन के ही किया जी, राजनेता भी इसी ट्रैक पे दिखते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि गंभीर चेहरों के साथ चर्चा हो, भिजे हुए चेहरों के साथ, तने हुए चेहरों के साथ चर्चा हो, भिजी हुई मुट्ठियां हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मुस्कुराहट बहुत बड़ा जवाब है, आपके आत्मविश्वास का भी परिचायक है। लेकिन एक चीज़ पक्की है, मध्य प्रदेश की जनता अब इससे ऊब चुकी है। जैसा हम पुरानी हिंदी फिल्मों में एक आदर्श माँ निरूपा राय जी को हम देखते थे, और कई बार हम देखते थे कि ये आदर्श माँ कुछ अनहोनी सुनकर कान पर हाथ रखकर कहती थी, नहीं मुझे ये नहीं सुनना है। तो अब जनता ये तो नहीं सुनेगी सर, ये तय मानिए, आप तीनों भी इत्तेफाक करेंगे कि ये बीजेपी में आ गए और ये कांग्रेस में चले गए। जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता। जनता समझ गई कि जब तक अनंत काल तक राजनीति है, सियासत है, ये चलेगा, और इस पर वो किसी को आक्षेपित भी शायद करना पसंद करे या ना करे, ये जनता पर ही है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जनता चाहती है काम, जनता चाहती है उसके हित चिंतन के जुड़े मुद्दों पर एक मजबूत स्टैंड,
और जो पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ेगी वो पार्टी निश्चित तौर पर वैतरणी पार कर सकती है, करना ही चाहिए, क्योंकि राजनेता या राजनीतिक दल वही जो जनता मन भाए, और यही सबसे बड़ी चीज़ है। आप कितने दावे कर लें, टीवी में बैठकर कितनी डिबेट कर लें, लेकिन सच्चाई है ये। बहुत धन्यवाद जयश्री जी, धन्यवाद नेहा जी, और धन्यवाद रश्मि जी। नमस्कार।